हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही खूबसूरत चीज केमिकल इक्विलिब्रियम का। एक तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जो कि काफी आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है। दूसरा हम लोग बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया की। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं लेक्चर। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कुछ थर्मोडायनामिक फंक्शंस को कोरिलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन से। यहाँ पे बेसिकली हम लोग तीन थर्मोडायनामिक फंक्शन की बात करते हैं: फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड एंट्रोपी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। राइट, ये है आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। हालांकि इसका डिटेल हम लोग वापस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हो गया एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज हो गया। क्लियर है बच्चों। डेल्टा एच के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये काम कर लिया है। आप किसी लेक्चर में, पीछे के किसी लेक्चर में चेक करेंगे तो एक इक्वेशन हमने बताई थी, वन टॉप इक्वेशन, इफ यू कैन रिकॉल। वन टॉप इक्वेशन, वन टॉप इक्वेशन बच्चों क्या बताता है कि Kc या Kp का वेरिएशन विद टेम्परेचर। ये इक्वेशन क्या थी? log K डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर आप अलग अलग टेम्परेचर्स पे Kc या Kp का वैल्यू पता हो तो उसको यहाँ पे डाल के डेल्टा H नॉट निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से डेल्टा H नॉट आपका कैलकुलेट हो जाएगा और इस डेल्टा एच नॉट को यूज करके आगे हम डेल्टा एच नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल डेल्टा जी नॉट का भी एक रिलेशनशिप में डायरेक्टली आपको बता दूं। यू हैव हर्ड अबाउट दिस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ पे 8.314 अगर रखोगे तो आपको डेल्टा जी नॉट जो है वो किलो जूल पर मोल में निकल आएगा। दैट विल कम्स आउट टू बी इन किलो जूल। और अगर आप आर की वैल्यू लेट्स से कैलोरी की यूनिट में रखोगे, 2 कैलोरी रफली, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलोरीज में निकल आएगी। क्लियर है बच्चों। तो केसी या केपी दोनों इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं बच्चों। और केसी यूज करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अलग आ सकती है, केपी यूज करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अलग आ सकती है। लेकिन क्योंकि केसी और केपी यूज करते वक्त स्टैंडर्ड स्टेट अलग अलग ले रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर डिफरेंट आती है एक ही रिएक्शन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो यहाँ केपी और केसी दोनों यूज किया जा सकता है और दोनों से करेक्ट वैल्यू आएगी वहां पे जहां पे केसी एंड केपी डिफरेंट होता है। क्लियर है गाइस। इसके अलावा एक रिलेशनशिप हम लोग और पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसका डेरिवेशन भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी नॉट को एक्सपैंड करके रख दूं जो मैं अभी अभी बताया हूँ, माइनस आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन क्यू, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका आर टी एल एन क्यू अपॉन के, दैट इज डेल्टा जी। अब आप इस रिलेशनशिप को यूज करके स्पॉन्टेनिटी भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ध्यान हो, स्पॉन्टेनिटी की बेसिक कंडीशन क्या है? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गिवन रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गिवन रिएक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए। यदि फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यदि Q की वैल्यू लेस देन Kc हुआ, ध्यान दीजिए, अगर Q की वैल्यू लेस देन Kc हुआ तो Q अपॉन Kc का वैल्यू विल बी लेस देन 1। राइट, और अगर ये लेस देन 1 हुआ तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? अगर ये वैल्यू Q अपॉन K का वैल्यू 1 से कम हुआ तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा और डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, ये आपको पता ही है। ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यदि Q लेस देन Kc हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। सिमिलरली
अगर Q का वैल्यू ग्रेटर देन K से हुआ, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ओके गाइस, और अगर आप ये चीज रख दो इस वाले एक्सप्रेशन में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू अपॉन के। अब यहाँ से लिख सकते हो यदि Q अपॉन K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो इस परिस्थिति में, राइट, इस परिस्थिति में क्योंकि Q ज्यादा है K से, तो Q अपॉन K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जो गिवन रिएक्शन है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई बच्चों। और ये बात हम लोग ऑलरेडी एलिमेंट्री पार्ट की स्टडी में सीख चुके हैं कि यदि कभी रिएक्शन कांस्टेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अधिक हो तो बैकवर्ड रिएक्शन हो। ठीक है गाइस, तो इस तरह से थर्मोडायनामिक फंक्शंस की हेल्प से हम लोग स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपको डेल्टा जी नॉट निकालना सिखा दिया, डेल्टा एच नॉट निकालना सिखा दिया। यदि ये दोनों चीजें निकल जाएं तो यदि आपको ध्यान हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या बताती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब आपको ये दोनों पता है तो डेल्टा एच नॉट निकाल सकते हो। यहाँ से डेल्टा जी नॉट बल्कि डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आप निकाल सकते हो यदि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो और अलग अलग टेम्परेचर पे भी दिया हो तो डेल्टा एच नॉट आ जाएगा। एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडर करके डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, एंड देन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज करके हम लोग डेल्टा एच नॉट निकाल। ऑलराइट गाइस, this is how we can apply the concept of equilibrium and equilibrium constant in determining thermodynamic functions. ओके बेटा, चलिए तो हम थोड़े से प्रॉब्लम्स कर लें इस पे। हमारे पास एक खूबसूरत सी रिएक्शन है SO2 प्लस हाफ O2 चेंजिंग SO3। डेल्टा एच नॉट 298 केल्विन पे पता है, डेल्टा एच नॉट पता है आपको, Kp निकालना है, राइट, और लॉग की वैल्यू भी दी हुई। तो क्योंकि मुझे डेल्टा एच नॉट पता है, डेल्टा एच नॉट पता है, डेल्टा एच नॉट पता है, कैन वी फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट, दैट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब सारी वैल्यूज मुझे पता है, डेल्टा एच नॉट आपका है माइनस 98.32 इंटू 1000 क्योंकि किलो जूल में है, राइट, माइनस डेल्टा एच नॉट एंड टी दोनों मल्टीप्लाई होंगे 298 इंटू माइनस 95। ओके, यहाँ से आपको डेल्टा जी नॉट निकल आएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम में केपी आप मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करके के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आया। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जहाँ पे दो डेटा आपको दिया हुआ था, डेल्टा जी नॉट निकाल के सिंपली डायरेक्ट फार्मूला में डाल देना था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में। ओके गाइस, ऑलराइट, another beautiful question from the following data, H2 plus CO2 giving this, 2H2O giving this, 2CO plus CO2 giving 2CO2। यहाँ पे बच्चों देखिए दो रिएक्शंस का 2000 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, राइट, और थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 केल्विन दिया हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि जो थर्ड रिएक्शन है वो एक्सो है या एंडो है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि मैं थर्ड रिएक्शन का के 2000 केल्विन पे निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर कर लूंगा। 2000 से 1000 जाने में यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है तब तो ये एंडोथर्मिक हुआ, टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है तो एंडोथर्मिक हुआ, और टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो एक्सो हो गया, राइट। तो लेट्स चेक, इन दोनों रिएक्शन की मदद से मुझे ये रिएक्शन लानी है, कैसे लेके आए। देखो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड में लाना है और वो भी 2CO। तो फर्स्ट रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर लेता हूँ। रिएक्शन 1 को उल्टा कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर लूंगा, चेक कीजिएगा, रिवर्स करके मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2H2O प्लस 2CO
गिविंग 2H2 प्लस 2CO2। अब मैं इसमें सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करके जोड़ दूंगा, राइट, क्योंकि मुझे थर्ड रिएक्शन में ऑक्सीजन भी लाना है। अब मैं इसमें सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करके जोड़ दूंगा। क्या है सेकेंड रिएक्शन का उल्टा? 2H2 प्लस O2 गैस चेंजिंग इनटू 2H2O गैस, राइट। अब जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो एक तो ये कट गया, राइट, और एक वाटर कट गया, हमें थर्ड रिएक्शन मिल गई 2CO प्लस O2 चेंजिंग इनटू 2CO2 प्लस प्लस नथिंग 2CO2, दैट्स इट। अब मैंने क्या किया है बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया है एंड 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो K इक्विलिब्रियम आ गया। फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/K1 स्क्वायर आ गया, एंड सेकेंड रिएक्शन को सिंपली उल्टा किया है इंटू K2 हो गया, एंड देन जोड़ दिया है, इसलिए दोनों नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ से K निकाल लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन में आपका ये 4.4 का स्क्वायर हो गया, सेकेंड रिएक्शन में 1/K2, K2 है 5.31 इंटू 10⁻⁻10 का, दैट्स इट, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे। तो थर्ड रिएक्शन का केसी 2000 केल्विन पे, ये रफली कितना आ रहा है बच्चों, समथिंग क्लोज टू 10⁻11 इसके आसपास का वैल्यू आ जाएगा, राइट। एंड थर्ड रिएक्शन का 1000 केल्विन पे केसी देखिए कितना दिया हुआ है, 1000 केल्विन पे केसी दिया हुआ है 2.24 इंटू 10⁻22, यानी जब टेम्परेचर को घटा दिया है तो केसी का वैल्यू बढ़ गया है, और अगर टेम्परेचर घटाने पर केसी का वैल्यू बढ़े यानी उल्टा हो, दैट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ये आप लोग ऑलरेडी वन हाफ इक्वेशन से जानते हैं। दिस थर्ड रिएक्शन इज सपोज टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, थोड़ा सा हट के है ये, अनकन्वेंशनल चीज इसमें हमें पढ़ना होता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जब एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस एक साथ इक्विलिब्रियम पे आती हैं तो उन्हें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया बहुत कॉमन या मीनिंगफुल तभी होता है जब दो रिएक्शंस में कोई ना कोई चीज कॉमन हो, राइट। मतलब when more than one reaction more than one reaction having at least one common component are in equilibrium with each other, it's taken as simultaneous equilibria, taken as simultaneous equilibria। ओके गाइस, यानी कुल मिला के ये है कि जब एक से अधिक रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम पे आती हैं तभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आता है। लेकिन ये चीज जरूरी कब होती है या पिक्चर में कब आती है, जब कम से कम एक कंपोनेंट कॉमन हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए सॉलिड है, राइट, ए सॉलिड का डिसोसिएशन करा के हमने बनाया लेट्स से बी गैस प्लस सी गैस। इसी प्रकार से हमने डी सॉलिड ले लिया और हमने इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश किया, बी गैस बना एंड ई गैस बन गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंपोनेंट जो कि प्रोडक्ट का है बी, ये कॉमन है, राइट। तो जब ए से बी बन रहा होगा, डी से बी बन रहा होगा, इसका मतलब बी को थोड़ी पता है कि मैं फर्स्ट रिएक्शन का हिस्सा हूँ या सेकंड रिएक्शन का हिस्सा हूँ। जो डी से बी बना है या ए से बी बन रहा है, वो दोनों बी का जो प्रेशर होगा, मोल होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो दोनों इक्विलिब्रिया के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब वन रिएक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अदर रिएक्शंस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फर्स्ट रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम पे आ जाए एंड सेकंड रिएक्शन बाद में इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का एक ही खास पॉइंट है कि जब भी एक या एक से अधिक कंपोनेंट्स कॉमन होंगे तो ऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस या ऑल इक्विलिब्रिया विल बी established simultaneously, established साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहली रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम पे आ गई एंड सेकंड रिएक्शन बाद में आई, क्योंकि दोनों में कॉमन कंपोनेंट है ना। तो कॉमन कंपोनेंट होने की वजह से जब पहली इक्विलिब्रियम पे आएगी तभी दूसरे इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि एक ही टाइम पे सारी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे आएंगी। दूसरी, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ कॉमन कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ कॉमन कंपोनेंट, जितने भी कॉमन कंपोनेंट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन
should be same in all equilibria। ये ऑब्वियस बात है एक्चुअली इक्विलिब्रिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेकंड रिएक्शन में अलग हो और फर्स्ट रिएक्शन में अलग हो, क्योंकि ये तो एक कंटेनर में हो रहा है ना। अब बी को थोड़ी पता है कि मैं सेकंड रिएक्शन का हिस्सा हूँ या फर्स्ट रिएक्शन का हिस्सा हूँ। जितने भी कॉमन कंपोनेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर आइडेंटिकल रखनी चाहिए सभी इक्विलिब्रिया में। ओके गाइस, ऐसे ही कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, जैसे सेकंड का रिएक्टेंट फर्स्ट का प्रोडक्ट हो, यानी बी बना और बी डिसोसिएट होने लगे सेकंड रिएक्शन में, तो भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बी बना है एंड सेकंड रिएक्शन में वो डिसोसिएट हो रहा है, तो सेकंड रिएक्शन विल कंट्रोल द फर्स्ट रिएक्शन। एंड ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के रिएक्टेंट कॉमन हो। तो तीन पॉसिबिलिटी आती है, दोनों का एक प्रोडक्ट कॉमन हो, या एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट हो, या दोनों के रिएक्टेंट कॉमन हो। आपको जो दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते वक्त, वो एक तो ये ध्यान रखनी है कि एक साथ सारे इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होंगे, और एक ये बात ध्यान रखनी है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस समय चाहे कॉमन रिएक्टेंट हो, कॉमन प्रोडक्ट हो, या एक का रिएक्टेंट दूसरे का प्रोडक्ट हो, जो भी कॉमन कंपोनेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर हर इक्विलिब्रिया में आइडेंटिकल होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का अप्रोच बदलती है, वहां ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पहला रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दो रिएक्शन इक्विलिब्रिया पे दिया हुआ है। एक तो एक सॉलिड चेंज हो रहा है ए गैस एंड H2S में, एंड बी सॉलिड चेंज हो रहा है बी गैस एंड H2S में। एक बार वापस लिख लेता हूं आप अपने नीचे, ए सॉलिड चेंजिंग इनटू ए डैश गैस plus H2S gas. Similarly, B solid changing into B dash gas plus H2S gas. All right. अब यहाँ पे आप देखिए H2S गैस कॉमन है। अब इन्होंने बोला है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं एक्सेस सॉलिड ए की बात करूं, यानी अगर आप अकेला ए ले लो, एक्सेस सॉलिड ए का मतलब अकेला ए ले लो, डिकम्पोज कराओ तो 50 मिलीमीटर का प्रेशर आता है, यानी जब सिर्फ ये रिएक्शन हो। तो यदि 50 मिलीमीटर का प्रेशर यहाँ पे आता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये 25 होगा, ये 25 होगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं और केवल पहला इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रहा है, तो जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर इसका होगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर है। तो इसका केपी लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू इसका पार्शियल प्रेशर इंटू इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों का 25-25 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक्सेस सॉलिड बी की बात करें, यानी केवल बी उठा लें, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है 60, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका 30 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा। याद रखिएगा ये तब लिख रहा हूँ जब दोनों अलग-अलग कंटेनर में कराए जा रहे हैं, सिंगल ए और बी लिया हुआ है, अभी साइमल्टेनियस का बात नहीं है। तो केपी कितना हो गया बच्चों, 30 इंटू 30, समझ आ गई बात। अब कहते हैं कि अब अच्छा, पहला इसमें जो प्रॉब्लम पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो इंसिडेंटली हमने ये निकाल दिया। इसका हो गया 625 मिलीमीटर स्क्वायर और इसका हो गया 900 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर आ गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए, यानी डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। आगे इन्होंने पूछा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश इन अ वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड ए एंड बी, यानी अब अगर दोनों को साथ-साथ ले लें, जरा देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं दोनों को साथ-साथ ले लूं और ये मान लूं कि ए डैश बन रहा है एक्स, फर्स्ट रिएक्शन में ए डैश एक्स बन रहा है और सेकंड रिएक्शन में बी डैश वाई बन रहा है, तो जो H2S है वो फर्स्ट रिएक्शन में एक्स बनेगा एंड सेकंड रिएक्शन से वाई बनेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि H2S दोनों रिएक्शन से आ रहा है, तो जितना ए डैश बनेगा उतना ही H2S फर्स्ट रिएक्शन से आएगा, जितना बी डैश बनेगा उतना ही H2S सेकंड रिएक्शन से आएगा। अब मैं K का वही फार्मूला लगा सकता हूँ जो कि 25 स्क्वायर दिया हुआ है। कैन आई राइट इट x into x plus y, क्वेश्चन 1, एंड KP1 हो गया ये, एंड KP2 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, कैन आई राइट y into x plus y। और मुझे क्या चाहिए है सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, यानी आपको x अपॉन y का रेशियो चाहिए, राइट, x अपॉन y का रेशियो चाहिए, क्योंकि ए डैश बी डैश के जो मोल हैं वो x एंड y हैं। तो यदि मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दूं,
जस्ट चेक गाइस, अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा? 25 स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई कट गया, यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया 625 डिवाइडेड बाई 900, यानी ये सेकेंड का आंसर हो गया गाइस, सेकेंड का आंसर, क्योंकि मुझे x अपॉन वाई ही तो निकालना है, यही तो a डैश और b डैश का मोल का रेशियो या प्रेशर का रेशियो होगा, जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल, तो सेकेंड आंसर ये हो। ओके गाइस, थर्ड की बात करें, थर्ड में इन्होंने पूछा है टोटल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉलिड मिक्सचर वुड बी दिस, चेक कर लेते हैं। टोटल प्रेशर कितना होगा? P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस P H2S प्लस PB। PA है आपका x और ये है x प्लस वाई और ये है y, तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, क्या आ जाएगा बच्चों? चेक कीजिए, x प्लस वाई कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई और बचेगा ब्रैकेट के अंदर, दिस इज गोइंग टू बी 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा x प्लस वाई, एंड p टोटल इज इक्वल टू व्हाट ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, तो आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये निकाल लीजिए। आई होप दिस कम्स आउट टू बी 39 मिलीमीटर ऑफ। ओके गाइस, तो दिस वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। ये अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी बड़ी एप्लीकेशंस है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट आनी चाहिए। तो हमने इस पूरे प्रोसेस में खाली इतना ही बात का ध्यान रखा है कि हमारा जो कॉमन कंपोनेंट है ये वाला, उसका प्रेशर दोनों रिएक्शंस में आइडेंटिकल लिया है, और वो है x प्लस वाई। कब लिया है? जब दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए एक और छोटा सा प्रॉब्लम देख लिया जाए। NO and NO2 are mixed, the following equilibria readily established। दो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रहा है, पहले वाले का केपी दिया है, सेकंड वाले का केपी निकालना है, ठीक। और क्वेश्चन में दिया है कि जब NO और NO2 को 1:2 रेशियो में लिया है, 1:2 मोल रेशियो में, तो फाइनल प्रेशर 5.05 है एंड N2O4 का प्रेशर 1.7 है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO एंड इस रिएक्शन का केपी। चलिए बच्चों करा जाए। सबसे पहले आप रिएक्शंस को लिख लो, 2NO2 गैस चेंजिंग इनटू N2O4, ठीक, एंड NO प्लस NO2 चेंजिंग इनटू N2O3। सारे गैसियस मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारे गैसियस हैं, यू नो दैट। इसका केपी मुझे 6.8 दिया हुआ है। अगर मैं मान लूं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है NO और NO2 का पार्शियल प्रेशर का इनिशियल रेशियो है 1:2, यानी अगर NO को मैं P मान लूं तो NO2 2P हो गया। ओके, अब मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन में ये गया है x, तो ये बनेगा x/2, बल्कि उल्टा कर लेते हैं, अलग करते हैं, ये 2x है और ये 2x बन जाएगा, सॉरी x बन जाएगा। अगर मेरा NO2 2x रिएक्ट करता है तो N2O4 x बन जाएगा, एंड सेकेंड रिएक्शन में मान लीजिए y रिएक्ट कर रहा है तो ये y बनेगा, और अगर सेकेंड रिएक्शन में y रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ माइनस वाई भी लिखना पड़ेगा, और ये 2p माइनस 2x माइनस वाई और ये p माइनस वाई। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर से बताता हूँ, मैंने मान लिया फर्स्ट रिएक्शन में x बनता है तो ये 2x रिएक्ट करेगा, सेकेंड रिएक्शन में ये y बनता है तो NO2 y रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये कोएफिशिएंट 1 है ना, तो जितना ये बनेगा उतना ये रिएक्ट करेगा सेकेंड रिएक्शन में। टोटल जो NO2 मोल या प्रेशर कंज्यूम हुआ वो 2x प्लस वाई हो गया, और वो मैंने 2p में से घटा दिया। कह रहे बच्चों, अब आपको फर्स्ट रिएक्शन का केपी दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर,
और मुझे एक डेटा दिया हुआ है N2O4 का पार्शियल प्रेशर 1.7 दिया है, यानी आपको x की वैल्यू दिया है 1.7, तो 6.8 इज इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाय PnO2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4, तो PnO2 हो गया, PnO2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो PnO2 हो गया 1/2 दैट इज 0.5, तो यहाँ पे NO2 का पार्शियल प्रेशर 0.5 आ गया, एक एक विकेट हमने गिरा दिया। क्लियर? अब हमारे पास टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर को क्या मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ NO प्लस प्रेशर ऑफ N2O3, ये आपका हो जाएगा। NO2 का प्रेशर हमने आपको निकाल के दे दिया, राइट, ये रहा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं 0.5 प्लस NO का प्रेशर हमारी रिएक्शन के अनुसार P माइनस वाई आया, एंड N2O3 का प्रेशर P नहीं सिर्फ Y आया, Y, एंड दिस इज इक्वल टू 5.05, यहाँ से Y और Y देखिए कट रहा है, यहाँ से निकला क्या, P निकल गया, 5.05 माइनस 0.5, यहाँ से P पता चल गया। अब आपने दो अननोन निकाल लिए, P निकाल लिया एंड X निकाल लिया, एक Y और पता चल जाए, Y कैसे पता चलेगा, देखिए एक मुझे इसका प्रेशर दिया है NO का दिया है, NO2 का भी प्रेशर दिया हुआ है, क्या मैं NO2 का प्रेशर 2P माइनस 2X माइनस Y इज इक्वल टू PnO2, राइट, ठीक है, और ये मैंने निकाला है, यहाँ पे देखिएगा निकाला हुआ है 0.5। अब आपको पता है X पता है, ओके, यहाँ से Y निकाल लेंगे, तो मैंने अब देखो तीनों चीजें निकाल के दे दी, P बता दिया, Y बता दिया, X बता दिया। अब आप पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO मैंने निकाल दिया, आई थिंक NO का इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर यानी कि P माइनस वाई निकालना है, निकालेंगे बच्चों, आर यू गोइंग टू गेट दिस आंसर, यहाँ से PnO आता है विच इज इक्वल टू P माइनस वाई, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ये 1.05 ATM आ जाता है, ठीक है, एंड Kp फॉर सेकेंड रिएक्शन, अगर आप Kp फॉर सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, Kp फॉर सेकेंड रिएक्शन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, सब चीज हमें दिया हुआ है, सारी डेटा दिया है, N2O3 का प्रेशर Y हो गया डिवाइडेड बाय NO का प्रेशर P माइनस वाई हो गया, एंड NO2 का मैंने डायरेक्टली निकाल दिया है, तो वही उठा के रख दो 0.5 हो गया, ठीक है, y और p माइनस वाई दोनों चीजें पता है, ये आप लगा दोगे बच्चों तो ये कुछ 3.43 आ जाता है एटमॉस्फेयर यूनिट में, ओके, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसके डेटा को भिड़ाने में आपको माइंड अप्लाई करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, बट हो जाएगा, ओके गाइस, डन। तो इस तरह से हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया पढ़ लिया एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया पढ़ लिया, लगभग ये चैप्टर खत्म है, कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो अगले लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज का एंड रेलिवेंट प्रॉब्लम का, जो आजकल आईआईटी जेईई के ट्रेंड से मैच करे। ऑलराइट गाइस, तो इससे पहले मैं क्लास को वाइंड अप करूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, ट्राइकस 2.0 बैच शुरू होने वाला है 22 दिसंबर से, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच जो IIT JEE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आखिरी चांस है अपने 4 महीने पूरे कोर्स का रिवीजन कर लें, पीवाईक्यूज कर लें, एंड बहुत सारी जो कंसेप्ट आपकी वीक रह गई हैं उसको कंप्लीटली डिस्कस करने का। इस कोर्स में बच्चों थोड़े से फास्ट पेस पे आपके पूरे कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा, एंड सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि आपको करंट ट्रेंड से मैच करा के प्रॉब्लम्स कराया जाए, जो अभी IIT JEE एडवांस एंड मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस कोर्स में बहुत सारा देखने को मिलेगा, along with quick revision of your theory part, right? अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स ये क्लासेस लेने वाले हैं, यानी कहीं कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
जिन बच्चों का कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है 50-60% वो ये रिविज़न शुरू कर दें, क्योंकि रिविज़न और प्रैक्टिस के बिना कोई भी प्रिपरेशन अधूरी होती है। तो इस कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप फटाफट इस कोर्स को एनरोल कर लो और एक मजबूत तैयारी करने के लिए शुरू हो जाओ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।